गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास कंटिन्यू करते हैं हमारी। हम पढ़ रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, मतलब सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है ये हम लिख रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि सामाजिक अनुसंधान के टोटल 12 चरण हैं। कितने चरण हैं? 12 चरण। ठीक है, अब इन 12 चरणों में हमको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा चरण बाद में करना है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अनुसंधान उतना सही नहीं होता है। ठीक है, तो हमने पहले के चरण पढ़ लिए थे कि सबसे पहला चरण आपका था समस्या या विषय का चुनाव। विषय का चुनाव जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप करते हैं समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। ठीक है, जब आप साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी छोटी सी नॉलेज थोड़ी सी उस टॉपिक को लेकर हो जाती है। साहित्य का अध्ययन करने के बाद आप करेंगे इकाइयों का निर्धारण कि आपकी इकाइयां क्या क्या है। ठीक है, उन इकाइयों के निर्धारण के बाद करेंगे आप प्राकल्पना का निर्माण। आपको एक जनरल नॉलेज हुई, आपका एक सामान्य नियम आपको बना। आपका सामान्य नियम ये बना कि आपने कुछ अनुसंधान, आपने अनुसंधान से संबंधित जिस भी विषय को पढ़ा उस विषय से रिलेटेड आपका एक सामान्य नॉलेज, आपकी एक सामान्य जानकारी बनी। उस जानकारी के बेस पर आपने एक कथन कहा, उस कथन या उस शायद वाली उस लाइन को अपने प्राकल्पना का नाम दिया। ठीक है, तो वो होगा प्राकल्पना का निर्माण। उसके बाद हम करेंगे अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कि आपका अध्ययन क्षेत्र कौन सा होगा। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र निर्धारण के बाद आप करेंगे सूचनादाताओं का चुनाव। और जब आप सूचनादाताओं का चुनाव करेंगे उसके बाद आप अगले पॉइंट में लिखेंगे सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों। मैडम यह लिख दिया है। नहीं, इसके अंदर की डिटेल लिखी है क्या बेटा? हाँ लिखिए। अंदर की डिटेल लिख दी है। ठीक है, चलो सूचना के स्रोत एवं अध्ययन के उपकरणों वो प्रविधियों का निर्धारण, ये भी लिख दिया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। ये बाकी है ना, ये लिख लो, उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। उपकरणों एवं प्रविधियों का उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन। ठीक है, लिखे इसमें वास्तविक शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, वास्तविक शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है, शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है, शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि शोध हेतु चुने गए, कि शोध हेतु चुने गए उपकरणों एवं प्रविधियों की, उपकरणों एवं प्रविधियों की छोटे पैमाने पर जांच की जाए, छोटे पैमाने पर जांच की जाए, छोटे पैमाने पर जांच की जाए। उनकी कमियों एवं दोषों का, उनकी कमियों एवं दोषों का पता लगाया जाए, उनकी कमियों एवं दोषों का पता लगाया जाए, उनकी कमियों एवं दोषों का पता लगाया जाए, ताकि प्रारंभ में ही उन दोषों को दूर किया जा सके, ताकि प्रारंभ में ही उन दोषों को दूर किया जा सके एवं
अध्ययन को अथवा अध्ययन में कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। अध्ययन को अथवा अध्ययन में कोई कठिनाई का अनुभव न हो। ठीक है। इस पूर्व परीक्षण से शोध के समय आने वाली समस्याओं का निराकरण भी किया जा सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यह है आपके उपकरणों व प्रविधियों का पूर्व परीक्षण या अग्रगामी अध्ययन। जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सीधी सी बात है कि जब हम अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो अनुसंधान के साथ में हम कई सारे उपकरण और प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम फील्ड में जाकर अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं को अगर पहले से पता लगाना है तो हमें पहले एक छोटे से क्षेत्र में उन सारे उपकरणों और प्रविधियों को प्रयोग में लेना होगा, जिससे कि हम आश्वस्त हो जाएं कि हाँ, हमने जिन चीजों का सिलेक्शन किया है वो सब सही है और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर किसी में कोई कमी होती है तो उस कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, अगला लिखिए, तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन लिखिए। इसमें तथ्यों के अवलोकन एवं संकलन में क्या होता है, जब हमने परीक्षण वगैरह सब कर लिया, मतलब अब हम रेडी हो चुके हैं कि बस अब हमें तथ्यों का संकलन करना है, तो अब रेडी हो गए, मतलब अब आप अपना सारा मटेरियल लेकर बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर फील्ड में आप अपना अनुसंधान प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, आपके सामने कोई समस्या आए तो उस समय आपको तात्कालिक रूप से उससे निपटना होगा। ठीक है, मतलब आपका अनुसंधान प्रारंभ हो चुका है, अब जानकारी डेटा कलेक्शन का कार्य शुरू होता है। लिखिए, शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद, शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। अब तथ्य संकलन हेतु अध्ययन की सभी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। अध्ययन की सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। तथ्य संकलन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। तथ्य संकलन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। तथ्य संकलन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि तथ्य पूर्णतः पक्षपात रहित हों। तथ्य पूर्णतः
पक्षपात रहित हों एवं विश्वसनीय हो, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों, ठीक है। इस कार्य में पूर्ण शुद्धता बनाए रखना, इस कार्य में पूर्ण शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है। इस कार्य में पूर्ण शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये था आपके अनुसंधान का प्रारंभ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक अनुसंधान के जो 12 चरण थे, उन 12 चरणों में से लगभग 7 चरणों तक तो आप उसकी तैयारी ही कर रहे थे। 7 चरण के बाद जो 8वां चरण है, उस 8वें चरण में आप फील्ड में निकले हैं और फील्ड में निकलकर आपने अनुसंधान प्रारंभ किया है। क्यों? क्योंकि तथ्यों का संकलन यहीं से प्रारंभ हुआ। तथ्य, जानकारी, आपको कहा गया कि आपके गांव के जितने भी मजदूर वर्ग हैं, उन मजदूर वर्ग की समस्याओं का अध्ययन करके लाइए। तो आप सबसे पहले तो मजदूरों पर आपकी समस्या का चयन हो गया। मजदूर चयन होने के बाद में आप समस्या का चयन होने के बाद में आप उससे रिलेटेड जितने अध्ययन किए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। जब उनका अध्ययन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, संबंधित साहित्य के अध्ययन के बाद में हम क्या करते हैं, इकाइयों का निर्धारण करते हैं कि आपकी इकाई कौन सी होगी। जब आपकी इकाइयों का निर्धारण हो गया तो फिर आप प्राकल्पना का निर्माण करेंगे। जब प्राकल्पना का निर्माण हो जाएगा तो आप अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। अब अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कैसे होगा? तो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण पहले ही जब आपको बोल दिया गया है कि आपका अध्ययन क्षेत्र आपका गांव है, तो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण ऑलरेडी हो गया, ठीक है। जब अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण हो गया फिर आप सूचनादाताओं का चुनाव करेंगे कि आपके सूचनादाता कौन कौन से होंगे, मतलब आप किन से जाकर पूछेंगे। क्लियर? कौन कौन आपके ऐसे डेटा कलेक्शन वाले लोग होंगे जिनसे आप पूछकर पता करेंगे कि आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद आप सूचना के स्रोतों, अध्ययन के उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण करेंगे कि मुझे कौन कौन सी चीजें लेनी है, ठीक है। जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप उनका पूर्व परीक्षण करेंगे। आया समझे? यहां तक होने के बाद अब आपका कार्य, वास्तविक कार्य, मतलब अब ओरिजिनलिटी में रिसर्च आपका अब शुरू होता है। अब आप अपने गांव में जाकर लोगों से, अपने सूचनादाताओं से पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे और तथ्यों का एकत्रण करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको क्या क्या डेटा चाहिए, ठीक है, आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए। आया समझ में? तो ये है आपका तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। अब आता है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन। अगला पॉइंट लिखिए, तथ्यों का संपादन, संकेतन, तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन। तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन। क्लियर? आ गया समझ में? लिखिए इसमें, जब आप डेटा कलेक्ट करके आ जाते हैं तो डेटा कलेक्शन के बाद अब क्या करना है कि जानकारियां तो हमारे पास बहुत सारी हो गई। कैसे? जैसे जब हम किसी मकान का ढांचा बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो रेत, उसका सारा सामान तो चाहिए ना। रेत है, गिट्टी है, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सीमेंट है, ये सारी चीजें आपने एकत्रित कर दी। तो ये जो एकत्रित किया हुआ मटेरियल है, ऐसे ईंटों का ढेर पड़ा है, मिट्टी का ढेर पड़ा है, रेत का ढेर पड़ा है, सीमेंट का ढेर पड़ा है, तो क्या इसको आप मकान कहोगे? नहीं। वैसे ही आप जब इतना सारा डेटाज लेकर आ जाते हैं तो वो आपका रिसर्च नहीं है, वो तो आपका मटेरियल है। अब उस मटेरियल के अकॉर्डिंग आप
अपना काम शुरू कैसे करते हैं, उन डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, उनका संकेतन, सारणीयन, वर्गीकरण, ये सारी चीजें करते हैं ना, उसके बाद आपका रिसर्च फिनिश होता है या उसके बाद आपके रिसर्च का निष्कर्ष निकलता है। इसीलिए केवल एकत्रित करने से कुछ नहीं होगा, उनको व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप जमाना होगा, तब आपको आपका जो निष्कर्ष है या जो प्रमाण है वो आपको मिलेगा। क्लियर? तो लिखिए इसमें संपाद एवं संकेतन में तथ्यों के संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। तथ्यों के संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, अब विश्लेषण में क्या होगा, सर्वप्रथम तथ्यों का संपादन किया जाता है। सर्वप्रथम तथ्यों का संपादन किया जाता है। सर्वप्रथम तथ्यों का संपादन किया जाता है। ठीक है, अब संपादन में क्या करेंगे, हम विभिन्न प्रविधियों के द्वारा तथ्यों की जांच करेंगे। ठीक है, अब जब कमियों को दूर कर लिया जाएगा तो उन तथ्यों को स्पष्ट रूप प्रदान करेंगे, तो यह तथ्यों का संपादन कहलाएगा। ठीक है, लिखिए इसी के आगे, तथ्यों की जांच करके, तथ्यों की जांच करके उनकी विसंगतियों को, तथ्यों की जांच करके उनकी विसंगतियों को दूर करके तथ्यों को स्पष्टता प्रदान की जाती है। तथ्यों को स्पष्टता प्रदान की जाती है। तथ्यों को स्पष्टता प्रदान की जाती है। यही तथ्यों का संपादन है। यही तथ्यों का संपादन है। अगला लिखिए, इसी के अंदर लिखना है, सूचनाओं को यानी कि तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है। तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है। तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है। श्रेणियों में बांटने की इसी प्रक्रिया को, श्रेणियों में बांटने की इसी प्रक्रिया को, श्रेणियों में बांटने की इसी प्रक्रिया को संकेतन के नाम से जाना जाता है। श्रेणियों में बांटने की इसी प्रक्रिया को संकेतन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी में आगे लिखिए, इसके बाद शोध के उद्देश्य के आधार पर, इसके बाद शोध के उद्देश्य के आधार पर, शोध के उद्देश्य के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों का वर्गों में विभाजन ही वर्गीकरण कहा जाता है। तथ्यों का वर्गों में विभाजन ही वर्गीकरण कहा जाता है।
तथ्यों का वर्गों में विभाजन ही वर्गीकरण कहा जाता है। क्लियर? आगे समझ में? यह है आपका वर्गों में विभाजन। अब अंत में आता है आपका सारणीयन। तो वर्गीकृत तथ्यों को, इसी में लिखना, वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु, वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। इसी को सारणीयन कहते हैं। इसी को सारणीयन कहते हैं। मतलब समझे आप? तथ्य आप लेकर आ गए, उनको विशिष्ट वर्गों में विभाजित कर दिया। कैसे? आपने बहुत सारे लोगों से जानकारी हासिल की, लेकिन फिर आपको क्या करना है पता है? 50 साल के कितने हैं, 50 से कम, 40 साल के कितने हैं, 30 साल के कितने हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 50 साल के हैं, 10 जने जो हैं वो 40 साल के हैं और 7 जने जो हैं वो 30 साल के हैं। तो जो आपके लोग थे वो सारे बट गए। 50 साल वाले इसमें आ गए, 30 साल वाले में ये इसमें आ गए, और 40 साल वाले में इतने लोग आ गए। वर्गों का विभाजन हो गया। अब इसको संख्यात्मक रूप देना है। पहले तो आपने देख लिया कि कमला लाल जी, लाल शंकर जी, मणिलाल जी, अब चंपालाल जी, ये सारे तो 50 साल वाले हैं। फिर आपने देख लिया कि हाँ ये 30 साल वाले में, और ये जो लोग हैं वो 40 साल वालों में। लेकिन आपको इनको संख्यात्मक रूप में जब सारणी में लिखना है तो आप क्या करोगे? 30 से 40 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं? तो 5। 40 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं? तो 7। और 50 साल से ऊपर के व्यक्ति कितने हैं? तो 10। तो क्या हुआ? आपने संख्या में रख दिया वो। ठीक है, तो शॉर्ट हो गया ना। तो संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करके तथ्यों को सारणियों में रखना, उनको सारणीयन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। लिखिए इसमें, इस चरण में एकत्रित किए गए तथ्यों, इस चरण में एकत्रित किए गए तथ्यों का, इस चरण में एकत्रित किए गए तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन का कार्य किया जाता है। विश्लेषण और विवेचन का कार्य किया जाता है। प्राकल्पना की सत्यता असत्यता का पता लगाया जाता है। प्राकल्पना की सत्यता असत्यता का पता लगाया जाता है। इस बात की विवेचना की जाती है, इस बात की विवेचना की जाती है कि विभिन्न दशाओं के बीच, विभिन्न दशाओं के बीच सहसंबंध, विभिन्न दशाओं के बीच सहसंबंध क्या होगा? सहसंबंध क्या होगा? कार्य कारण संबंधों का, कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है।
ठीक है, और इसी के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्लियर? ये था आपका तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन और उसकी व्याख्या, जो कि सबसे मेन चरण या मेन प्रक्रिया है सामाजिक अनुसंधान की, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सिद्धांत टिका है, इसी पर आपका नियम टिका है, इसी के ऊपर आपकी प्राकल्पनाओं की सत्यता और असत्यता टिकी है कि आपने जो तीसरे चरण में प्राकल्पनाओं का निर्माण किया था, चौथे चरण में सॉरी, वो उनमें से कितनी प्राकल्पनाएं सत्य साबित हो रही हैं और कितनी असत्य साबित हो रही हैं। क्लियर? आगे समझ में? लिखिए आगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका 12th, सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। अब सब हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो अब सामान्यीकरण मतलब एक जनरलाइजेशन किया जाएगा कि हकीकत वाकई में क्या है। आपने जो आपके मजदूर वर्ग का अध्ययन किया, उनकी मेन समस्या क्या है, क्यों है और उनको कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। तो एक नियम या ये कहें कि एक तथ्य ये निकल के सामने आपके आएगा कि बढ़ती जनसंख्या और निम्न शैक्षिक स्तर होने के कारण मजदूरों की समस्याएं हैं। आज के दौर में मजदूरों की समस्या है। तो ये एक निष्कर्ष अगर आपने निकाला तो वो आपने क्यों निकाला, इसी के बेस पर निकाला, आपके तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन के आधार पर निकाला। लिखिए इसे, शोध का यह अंतिम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोध का यह अंतिम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यहीं पर नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं किसी भी नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। किसी भी नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, ये है आपके अनुसंधान के टोटल 12 चरण। यहां पर आपका सामाजिक अनुसंधान के चरण वाला टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? समझ में आ गया सब? चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में वापस आज ही के दिन। आपकी नेक्स्ट क्लास भी गुरुवार को ही लगेगी। ठीक है, ओके, गुड डे टू ऑल।